जय हिंद जीएस फोरम के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो का हमारा पहला सवाल है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आप आसानी से देख लीजिए कि आंसर इसका क्या सही होना चाहिए। चूँकि ऑडियो लेक्चर में भी हमारे आपने इस चीज़ को सुन चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला, गार्नर। आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट ये गार्नर की पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक में गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है, राज्य है। और इसी बात के चलते आरजी गैटल ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ पर आपको दो बातों को ध्यान में रखना है पुस्तकों के संदर्भ में। एक पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, इसका लेखक कौन है, गैटल, और एक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। जब एंड गवर्नमेंट जुड़ जाएगा तो वो पुस्तक किसकी हो जाएगी, गार्नर की। और इन दोनों में राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राजनीति शास्त्र का पिता यानी कि पॉलिटिकल साइंस का फादर किसको कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, अरस्तु। आप जानते हैं कि राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किसने किया था, अरस्तु ने किया था। और राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान भी किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। तो राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करने के कारण ही राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। इस प्रकार सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, या पदक्षेप है, या अवतरण है, या मूर्ति या प्रतिच्छाया है। स्टेटमेंट एक ही है, लेकिन यहाँ पर कई बार आपको अलग अलग शब्द दे करके आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने शब्दों पर आधारित सवाल आपसे पूछे गए हैं मैंने सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। एक जगह आप देख लीजिए गति लिखा हुआ है, एक जगह पदक्षेप है, एक जगह अवतरण है, फिर मूर्ति और प्रतिच्छाया है। तो ये किसका कथन है, आप जानते हैं, बहुत पॉपुलर सा है। आंसर बताइए इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हीगल। और थोड़ा सा हम लोग हीगल के बारे में जान लेते हैं। हीगल कहाँ का रहने वाला है। तो हीगल जर्मनी का रहने वाला है। और ये किस विचारधारा से संबंध रखता है। तो ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंध रखता है। और आदर्शवादी विचारधारा से संबंध रखने के संदर्भ में ये राज्य को बहुत सर्वोपरि मानता है, और इतना सर्वोपरि मान गया कि इसने निरंकुश राज्य का समर्थन कर दिया, और इस राज्य को व्यक्ति के विरोध का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और इसी विचार से मुसोलिनी काफ़ी प्रभावित था। और मुसोलिनी किसका जनक है, फासीवाद का। इसलिए फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा हीगल को कहते हैं। हीगल फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु है, और मुसोलिनी फासीवाद का जनक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। तो राज्य का अस्तित्व बिना भूभाग के, चूंकि आप जानते हैं कि राज्य के कुल 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनमें से जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इनमें से आपको बताना है कि किस विचारक ने ये भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी, सिले ने। तो सिले ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं बताया है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो सिले
डुगवी, हॉल और विलोबी, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण विचारक हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से हैं? एक तो हैं सीले, दूसरे हैं डुगवी, तीसरे कौन से हैं? हॉल, और चौथे कौन से हैं? विलोबी। ये 4 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है और ये अस्थायी राज्य के समर्थक हैं। ब्लंसली का एक कथन है कि भूभाग के बिना राज्य संभव नहीं है। मतलब कि ब्लंसली ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है और राज्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपको ये भी पता होगा कि भूभाग जो है वो राज्य का भौतिक तत्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, या इसी में दूसरा सवाल बनाया जा सकता है कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो मैंने आपको ऑडियो वाले लेक्चर में बताया था कि चाहे आधुनिक समय में पूछा जाए चाहे पहली बार पूछा जाए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वो एक ही होगा। और आप देखें तो यहाँ पर पहली बार भी पूछा गया है और आधुनिक काल में भी पूछा गया है, तो इन दोनों संदर्भों में आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मैकियावली, ऑप्शन नंबर सी। मैकियावली कैसा है कि ये 16वीं शताब्दी का ये राजनीतिक विचारक है, इटली का रहने वाला है और इसने पहली बार या आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। किस पुस्तक में? द प्रिंस में किया था। पुस्तक के नाम आप याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस में किया था। और यह प्रयोग जो किया था वो राष्ट्रीय राज्य के अर्थ में किया था और वर्तमान में भी आप जानते हैं कि राज्य का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो राष्ट्रीय राज्य के अर्थ में ही होता है। तो इस प्रकार सही जवाब आपका जो होगा इस सवाल का वो हो जाएगा सी, मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं, तो राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? तो वो 4 आवश्यक तत्व हैं। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और वो 4 महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं कौन? सीले, डुगवी, विलोबी और हाल। ये 4 ऐसे विचारक हैं जो भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? अब आप बताइए कि इनमें से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो भूभाग आपने देखा था, उसके बाद जनसंख्या देखा था, संप्रभुता देखा था, लेकिन ये बी वाला ऑप्शन में जो प्रजातंत्र है ये राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए सही जवाब आपका हो जाएगा बी वाला प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आपको 4 जो तत्व बतलाए गए उनमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन है? संप्रभुता है, सर्वोच्च सत्ता, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? अब आपको सोच करके बताना है कि राज्य कौन सा नहीं है। नेपाल है, मालदीव है, बांग्लादेश है, लेकिन तेलंगाना नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पास तो जनसंख्या भी है, इसके पास भूभाग भी है, इसकी अपने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो इसके पास संप्रभुता नहीं है। आंसर आपका सी हो जाएगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के कितने तत्व माने गए हैं? तो भारतीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुल 7 तत्व माने गए हैं, जिनमें से कौटिल्य इस बात की चर्चा करता है और कौटिल्य बतलाता है कि राज्य के कुल 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं। और इन 7 महत्वपूर्ण तत्वों में से कौन कौन है? अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। और ये इसी को क्या कहा जाता है? सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। और कौटिल्य की पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा,
अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है? आप जानते हैं स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। तो इनमें से पुरोहित नहीं है। आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि राज्य का भौतिक स्वरूप भूभाग है तो इसका आध्यात्मिक तत्व क्या कहलाता है? तो इसका आध्यात्मिक तत्व संप्रभुता कहलाता है। आंसर इसमें आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि किस विद्वान ने आज्ञा पालन को राज्य का आवश्यक तत्व बतलाया है? तो आज्ञा पालन को राज्य का आवश्यक तत्व किसने बतलाया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, विलोबी ने आज्ञा पालन को भी राज्य का आवश्यक तत्व बतलाया था। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि धर्म को राज्य का आवश्यक तत्व किसने बतलाया है? तो धर्म को राज्य का आवश्यक तत्व ब्लंटसली ने बताया है। आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई कि धर्म को राज्य का आवश्यक तत्व ब्लंटसली ने माना था। ऐसे सामान्य रूप में तो आप जानते हैं कि 4 ही तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा धर्म को ब्लंटसली ने, आज्ञा पालन को विलोबी ने और जो बहुलवादी विचारक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को भी राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। और बहुलवादियों में कौन कौन हैं? वान गियर के हैं, मिटलैंड हैं, मिस फॉलेट, लास्की, बारकर। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को भी राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लोकपाल और लोकायुक्त वाले टेस्ट सीरीज में है। आप उसको देखिए और इसका सही जवाब बताइए क्या होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? चूँकि आप जानते हैं कि राज्यसभा कैसा है, एक अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन का मतलब है कि उसको हम विघटित नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 का पहला खंड कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और इसका मतलब है कि यह एक अस्थाई सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो आप बताएंगे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, यह एक अस्थाई सदन है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो आप वहां पर 6 वर्ष बताएंगे। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 83 का पहला खंड यह व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता ये कौन करता है? तो आप जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। आप अगर ध्यान से क्लास को देखे हों जो हम लोग चलाए थे संसद के बारे में, तो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। हमने आपसे कहा था कि इस 1 की जगह पर अगर हम 0 की जगह पर 1 कर दें और बाकी का हम सेम रख दें तो वही क्या हो जाता है? अनुच्छेद 118 का चौथा खंड, जिसके तहत लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का तो सही जवाब आपको समझ में आ ही गया कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो ये आप जानते हैं कि
राष्ट्रपति होता है। सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो डी होगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 85 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को किसी सदन का अधिवेशन आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो सही जवाब आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां और आज का अंतिम सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 85 के पहले खंड के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगली सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर देखें तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 2 बार। तो साथियों, ये थे 20 वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।